नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं परवेज अहमद जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल अब सियासी पारा चढ़ रहा है। जैसे जैसे राज्यसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे दबाव की पॉलिटिक्स शुरू होने जा रही है। इस दबाव की पॉलिटिक्स में भाजपा का नुकसान होगा, ये फायदा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल इस खबर में हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां आपने सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिए थे, और तब अखिलेश यादव के खासम खास माने जाने वाले आलोक रंजन जी राज्यसभा का चुनाव हार गए। अब राज्यसभा का चुनाव एक बार फिर है, हालांकि उसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। ऐसा अन्य राज्यों में धरपकड़ शुरू हो चुकी है। कल जैसे बंगाल के एक राज्यसभा सांसद अपनी सरकार पर बिखर गए भारतीय जनता पार्टी के, और वो ममता बनर्जी के कार्यक्रम में पहुंच गए। एक बीजेपी का विधायक ने इस्तीफा देकर बीजेपी से और टीएमसी ज्वाइन कर ली। मतलब जिन राज्यों में चुनाव है भाजपा के लिए संकट बढ़ता नजर आ रहा है, जमीन पर स्थितियां बिगड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ द्वंद्व युद्ध पूरे जोशो खरोश पर है। परवेज जी, एक बात जानना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के जो विधायक गए थे वो सपा में फिर वापसी की जुगत लगा रहे हैं, या जुगत भिड़ा रहे हैं, या प्रेशर पॉलिटिक्स मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कर रहे हैं? देखिए शिव कुमार जी, जो लोग भी गए थे, सपा के जो भी विधायक छोड़कर गए थे, खासकर मैं आपको बताऊं कि जो 7 विधायक थे उनमें से एक विधायक मनोज पांडे, जब पार्टी के खिलाफ जब उन्होंने बगावत की, तब वो समाजवादी पार्टी में विधायक दल के मुख्य सचेतक थे। मुख्य सचेतक का पद जो होता है, बेसिकली हमारे दर्शक भी जानते हैं, हमें उसको बहुत बताने की, डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष के बाद दूसरे नंबर का वो पद होता है। और जब भी नेता प्रतिपक्ष उपलब्ध नहीं होता है तो सब कुछ, सारा कामकाज मुख्य सचेतक ही करता है। कौन सा विधायक क्या सवाल लगाएगा, क्या बात करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें भी मुख्य सचेतक को करना होता है। उस दौर में मनोज पांडे ने सपा छोड़ी या सपा से बगावत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। तो मनोज पांडे अकेले नहीं थे। अभय सिंह, जिन्हें यह माना जाता था कि उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी के बदौलत है, और वो भी छोड़कर गए। हालांकि इशारों इशारों में कई बार ये बात निकल के आई कि अभय सिंह ने जो है सपा मुखिया से पूछ लिया था कि भाई मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, मेरे जीवन को खतरा है, विपक्ष में रहते हुए मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा, तब छोड़ के जाऊंगा। राकेश प्रताप सिंह थे, वो जब तक विधायक बने, जितनी बार विधायक बने, वो हर बार जो है समाजवादी पार्टी से ही गए। विनोद चतुर्वेदी जी थे, पूजा पाल थी, इस तरह के 7 विधायक जो ये लोग छोड़कर गए थे। दरअसल सच पूछा जाए और अगर व्यवहार में, राजनीति में देखा जाए, तो तकरीबन 1.5 साल का समय गुजरने जा रहा है, बल्कि 1.25 साल हुआ है। इस दौरान इन किसी भी विधायक को किसी भी तरीके से कोई राजनैतिक लाभ हुआ हो, ऐसा तो नहीं दिखाई दिया। ना तो इन्हें किसी तरह का सरकारी पदों पर एडजस्टमेंट मिला, ना कोई मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम 3 लोग तो जरूर कम से कम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराज है, कुछ लोग यूजीसी को लेकर नाराज है, कुछ लोग अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर नाराज हैं, कुछ लोग सत्ता में हिस्सेदारी न मिलने को लेकर नाराज हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग तबकों से, अलग अलग लोगों से एक जाति विशेष, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो नाराज है। और नाराजगी बड़ी ठोस है, मतलब वो
भाजपा के खिलाफ वोट में तब्दील होगी नहीं होगी ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन नाराजगी तो अब वो खुलकर दिखाई दे रही है। चाहे वो अभी मुक्तेश्वरानंद के बहाने हो, चाहे वो सरकार में हिस्सेदारी देने को लेकर हो, इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक भी आप इसे कहिए कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही है, उसके किसी भी शीर्ष पद पर कोई ब्राह्मण नहीं। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, ये बाय डिजाइन भी हो सकता है, ये कैसे है ये बताइए। मुख्यमंत्री सचिवालय में एक अफसर हैं जो सचिव स्तर पर हैं ब्राह्मण, उसके अलावा किसी विभाग के प्रमुख सचिव या एसीएस पद पर कोई ब्राह्मण अधिकारी इस समय तैनात नहीं है। ना तो प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी जैसे जिन जिन विभागों को महत्वपूर्ण माना जाता है, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, ये वो विभाग है, नगर विकास, ऐसे ही वो विभाग है जिनको ये माना जाता है कि इन विभागों में जो अफसर तैनात होता है वो उसकी जातीय समीकरण या उसके महत्व की बात होती है। इत्तेफाक से इस समय उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्राह्मण अफसर की पोस्ट पर नहीं है। तो ये नाराजगी तो लोगों में होगी कि जिस कम्युनिटी ने मैं जो एक टर्म मैंने इजाद किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इजाद किया, हो सकता है किसी और ने भी किया हो इसको, कि दरी बिछाना। वैसे वह कहता तो मुसलमानों के लिए हूं, लेकिन ब्राह्मणों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेलौस होकर राजनीतिक दरी बिछाई, इस पर तो किसी को शक है नहीं। और अभी इस समय जो जो स्थितियां हैं उसमें ये भी स्थिति तो तय है कि नौकरशाही में तो बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं है ब्राह्मणों की। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह की सरकार है, जिस तरह के आरोप है, उसमें भी ये बात है कि भाई जो मंत्री ब्राह्मण हैं उनमें एक आध पर बहुत अलग तरीके के गंभीर आरोप भी हैं, और जो भी हैं वो उनके पास ऐसे महकमे नहीं है कि वो समाज को व्यापक हित दे सकता हो। ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण मंत्री के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप सभी लोगों को याद होगा कि अभी जब तबादला सीजन आया था तो उन्होंने उस तबादला सीजन को नल एंड वाइट कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई तबादला नहीं होगा। हालांकि बाद में कुछ तबादले हुए, लेकिन तबादले सीजन को उन्होंने जीरो सेशन घोषित कर दिया। और जो उस समय उनके प्रमुख सचिव थे पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, उनको उन्होंने जो एक मिनिस्टर्स रैंकिंग करते हैं अंकों के आधार पर, उस पे उन्होंने उनकी न्यूनतम रैंकिंग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे अपग्रेड कर दिया और वो प्रमुख सचिव से एसीएस भी बना दिए गए। अभी वो बेसिक शिक्षा विभाग के एसीएस हैं और माध्यमिक शिक्षा भी उन्हीं के पास है। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली, इसको जनता या समाज महसूस तो करता है। अब मैं आपके सवाल पर लौटता हूं कि जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में क्या सपा के जो एमएलए अब बगावत किए थे या जिन 5 एमएलए को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाला था, वो क्या वापस आ सकते हैं? तो आप देखिए, गौरीगंज एक विधानसभा सीट है जो रायबरेली में आती है, जहां से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं। ये सीट, इस सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, और मुस्लिम मतदाताओं को इग्नोर करके इस सीट को का चुनाव जीतना, और जो राकेश सिंह के चुनाव जीतने के वोटिंग का परसेंटेज है, अगर आप उसको देखें और उसमें से 20% मतदाता निकाल दें तो राकेश सिंह उस चुनाव में जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही ऊंचाहार से मनोज पांडे विधायक हैं तीसरी बार। अगर उनके क्षेत्र का समीकरण देखा जाए तो आज की तारीख में अगर पासी समाज जिस तरह से सपा के साथ है, मुसलमान सपा के साथ है, यादव सपा के साथ है, अगर ये तीनों को माइनस करके अगर उनके चुनावी क्षेत्र को एग्जामिन किया जाए तो आप ये पाया जाएगा कि उनके लिए अगला चुनाव बड़ी कठिन चुनौती होगी, भले वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव। गोसाईगंज से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे और उन्होंने भी बगावत की थी, और गोसाईगंज फैजाबाद से लगा हुआ वो सीट है जिस पर मुस्लिम वोटरों की संख्या बड़ी संख्या में है, और मुस्लिमों ने उन्हें 2022 में आंख बंद करके इस उम्मीद पर वोट दी थी कि वो जाकर मुसलमानों का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दबंग है, बाहुबली है, पर वो उन्होंने पलटी मार ली। तो अब इन विधायकों, ऐसे ही कालपी एक विधानसभा सीट है जहां से विनोद चतुर्वेदी विधायक थे,
वो विनोद चतुर्वेदी के साथ भी ये समस्या है शिव कुमार जी की, वहां भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत है। पूजा पाल तो खैर अब कौशाम्बी से की सीट से या उन्नाव की सीटों से विधायक रही हैं, तो वो अब तो भाजपा में शामिल हो गई, उनकी बात नहीं की जा सकती है। लेकिन जो लोग अभी किसी दल में घोषित रूप से शामिल नहीं हुए, ये पांचों विधायक जिनका मैं नाम ले रहा था, ये घोषित रूप से अभी भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि ये भाजपा के साथ रहते हैं, भाजपा की बात करते हैं, सब कुछ ठीक है। राम मंदिर का इन्होंने यात्राएं भी निकाली, सब कुछ किया है, लेकिन अभी घोषित रूप से भाजपा में शामिल नहीं हुए। और इनके अपने क्षेत्रों का समीकरण, राजनीतिक समीकरण भी ऐसा है कि अगर मुस्लिम और यादव मतदाता इनसे छटक गया तो इन्हें चुनाव जीतने के लिए दांतों पसीने आ जाएंगे, क्योंकि भाजपा का मूल कार्यकर्ता तो इन्हें आयातित ही मानेगा। और इस समय ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा से चल ही रही है, तो इनके लिए चुनौती तो ये जो सुगबुगाहट शुरू हुई है कि सपा के एमएलए वापस लौट सकते हैं, तो बहुत बहुत कोई अतिशयोक्ति बात नहीं होगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। उसी के बाद फौरन बाद जो है विधानसभा का चुनाव होना है। और अगर ये विधायक लौट आते हैं या अखिलेश यादव उन्हें वापस ले लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी 3 लोगों को राज्यसभा भेजने की हैसियत में हो जाएगी, और वो एमएलसी भी 3 लोगों को बनाने की हैसियत में हो जाएगी, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पद हासिल कर लेने की हैसियत में बिना चुनाव लड़े ही समाजवादी पार्टी हो जाएगी। तो अगर इस सिगबुगाहट और इस समीकरणों को देखा जाए, और जो समाजवादी पार्टी का इतिहास है शिव कुमार जी, अगर उसको देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी घर वापसी कराने में कभी दिल छोटा नहीं दिखाती रही है। हालांकि ये मुलायम सिंह का दौर नहीं है, ये अखिलेश यादव जी का दौर है, जो थोड़ा दूसरे तरह के नेता हैं, लेकिन फिर भी दल का एक इतिहास तो साथ साथ चलता ही है। आप इससे सहमत होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी न सिर्फ एक एमएलसी की सीट बढ़ाने की हैसियत में होगी, बल्कि एक राज्यसभा सीट बढ़ाने की हैसियत में भी होगी। तो परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि ये जो सिगबुगाहट शुरू हुई है, एक पक्ष इसका ये है। दूसरा पक्ष ये है कि इतने दिनों तक बगावत होने, अपने दल से बाहर होने, राजनीति में एक बड़ा जोखिम लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी विधायकों में से किसी को किसी भी पद पर एडजस्ट नहीं किया। भाजपा चाहती तो इनको किसी कमीशन में एडजस्ट कर सकती थी, किसी को विधानसभा का उपाध्यक्ष बना सकती थी, किसी को मंत्री बना सकती थी। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं अपने दर्शकों को कि इससे पहले 2022 के चुनाव से पहले नितिन अग्रवाल ने बगावत की थी समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी के एमएलए चुनकर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाकर उपकृत कर दिया। लेकिन ये जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, इनके साथ तो अब तक कम से कम घोषित रूप में सिक्योरिटी जरूर मिली है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लेके ये सब घूमते हैं, लेकिन राजनैतिक लाभ जिससे जनता जुड़ती या घटती है, ऐसा तो कोई पद इनके साथ नहीं आया है। तो अगर ऐसे में सपा के रणनीतिकार कोई नया जादू चला देते हैं या अपने पुराने घर वापसी कराने का कोई अभियान चलाते हैं, क्योंकि इन दिनों तो घर वापसी का अभियान चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं, हर तरफ घर वापसी ही है। जो जिसका मौका मिल जाए उसको घर वापसी करा लीजिए। तो संभव है कि अगर घर वापसी का अभियान समाजवादी पार्टी चलाती है, तो ये लोग भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वापस आते हैं, और आते हैं तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से लाभ में रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ही बड़ा नुकसान होगा। शिव कुमार जी, इस पूरे प्रकरण में अगर समाजवादी पार्टी में वापसी होगी तो फिर एक समाजवादी पार्टी फिर एज लेती दिखेगी, जैसी अभी लिए बैठी है। भाई अभी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में है, कोई और तो है नहीं। अगर देखिए, बसपा आती है तब तो फिर अलग बात होगी। कई लोग मेरी आलोचनाएं भी इस बात के लिए करते रहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जर्नलिस्ट को हमेशा अपने विवेक में, अपनी समझ में सच के करीब रहना चाहिए। मुकाबला तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अगर कोई नया गठबंधन नहीं होता है, जिसकी संभावना नहीं है, क्योंकि मायावती जी बार बार उसको दोहराती हैं, तो चुनावी लड़ाई बाइपोलर होगी, जो भाजपा और सपा के बीच में ही होगी। और अगर बाइपोलर होगी, और जिस तरह से ब्राह्मण समाज
अपनी नाराजगी प्रदर्शित कर रहा है, इसमें सपा ने कोई रणनीतिक खेल कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चुनाव बिल्कुल कांटे की लड़ाई में होगा। कौन जीतेगा कौन हार जाएगा ये प्रेडिक्शन करना ज्योतिषियों के बस के बात भी नहीं रहेगी। सिर्फ ईश्वर ही जानेंगे, श्री राम ही ये बात जान सकते हैं या भगवान शंकर ही ये बात जान सकेंगे कि कौन जीत जाएगा। इतना रोचक और इतना कड़ा मुकाबला हो जाएगा। शिव कुमार जी, नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अंदाज लगा सकते हैं भैया। पिछले चुनाव में सबके इस मामले में गढ़ रखे रह गए, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में आखिर भाजपा नाराजगी को कम कर क्यों नहीं रही। कल मैं देख रहा था लखनऊ की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे, योगी के खिलाफ नहीं थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। योगी की पुलिस उन्हें समर्थन भी एक तरीके से मूव कर रही थी भाई, वरना आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन तो कर नहीं पा रहा कोई भी। वो तो अच्छा था कि उसमें मुसलमान नहीं थे। कल आपने एक वीडियो पर हमने प्रोग्राम भी किया, क्या हो रहा है जब वो अहंकार सर चढ़कर बोलने लगता है। इस समय अहंकार रूपी अधिकारी बीजेपी को गर्त में ले जा रहे हैं। अभी भी भाजपा समझ नहीं पा रही है, क्योंकि अधिकारी को चुनाव लड़ना नहीं होता, चुनाव नेता लड़ते हैं और अधिकारी कुछ पता नहीं है। लेकिन एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है कि हम चुनाव जिता देंगे, उस कॉन्सेप्ट में भाजपा फिट हो जाती है, वहां सपा पीछे रह जाती है। क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां सत्ता है वहां अपने हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, यहां सत्ता में नहीं है वहां इनके खिलाफ चुनाव हो रहे हैं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें बीजेपी असहज है, और ऐसे में रोज ये नई बातें आ रही तो उतनी असहज नहीं होती चली जाएगी और ज्यादा नीचे नहीं चाहती चली जाएगी। देखिए शिव भाई, हमने इससे पहले भी कई बार लिखा भी है और कहा भी है कि भाजपा को भाजपा ही हराएगी, दूसरा कोई हराने की स्थिति में नहीं है भाजपा को। तो और इत्तेफाक से पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है कैसे चल रहा है ये अलग विषय है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही वो परिस्थितियां तो ये कहती हैं कि भाजपा के अंदर खाने में बड़ा घमासान चल रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि भाजपा के अंदर भी, माफ करेंगे दर्शक जो भाजपा के समर्थक हैं, क्योंकि हम अपनी ओपिनियन उनके सामने रख रहे हैं, हम अपना कोई वर्डिक्ट नहीं सुना रहे हैं, भाजपा के अंदर भी लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति विरोध करने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जो भारतीय जनता पार्टी की थ्री लेयर पार्टी थी, यह माना जाता था एक सरकार, एक संगठन और एक आरएसएस से नियुक्त व्यक्ति जो सर्वोच्च शक्तिमान होता था, जिसे संगठन मंत्री भाजपा में कहा जाता था, यानी थ्री लेयर व्यवस्था। तो वो थ्री लेयर व्यवस्था में प्रतिरोध की कोई आवाज तो कहीं से सुनाई नहीं देती है। और जब प्रतिरोध नहीं रह जाता है तो जो इंजन अपने हिसाब से चल रहा होता है वो तो ड्राइवर अपने हिसाब से उसकी स्पीड कम करता और घटाता रहता है, और उसका नुकसान जो है टेल के यात्रियों को होता है जो यात्रा के लिए खड़े होते हैं। कभी ट्रेन लेट भी हो जाएगी और कभी बहुत तेज भी चलने लगेगी, फिर उसका नियंत्रण तो रहता नहीं है। इत्तेफाक से इस सरकार में अफसरों ने सरकार के इंजन को अपने नियंत्रण में ले लिया है शिव कुमार, और वो इस तरह से चल रहा है। मैं आपको एक बड़ी बहुत चौंकने वाली अपने दर्शकों को बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 8 ऐसे अफसर हैं, 8, जो ये चुनौती देते हैं कि आप मेरा तबादला करवा के दिखवा दीजिए, जब हमको हटना होगा तब हम हटेंगे। और वो उनकी चुनौती लगातार सच होती दिखाई दे रही। तो आप समझ लीजिए कि जनता ये हटवा देने की बात कहां से आती है? जब जनता नाराज होती है, जब कार्यकर्ता नाराज होते हैं, या परसेप्शन बनने लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। लेकिन बात उन्हीं अफसरों की सच होती है कि मुझको हटवा कर कोई दिखा दे, और कितना बड़ा विवाद हो जाए। तो मैंने पहले भी कहा कि इस बार का चुनाव कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये परिस्थितियां बनती रहें तो जनता बनाम भाजपा हो जाए, और अगर जनता बनाम भाजपा हो गया तो लोग ये भूल जाएंगे कि ये पीडीए है, ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये क्या है, और जा रहा है उस तरफ चुनाव। लोग चाहे जो कुछ कहते हैं, वो एसआईआर के आंकड़े आप गिनते रहिए कि क्या कहते हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने मुसलमान कट गए, इतने यादव कट गए, इतने फलानी जाति के लोग कट गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जनता एक मत होती है तो फिर जातीय
समीकरण तोड़ देती है। आप 2017 आपके सामने है, जहां भाजपा 47 सीटों से अचानक पहुंच गई थी और एकमात्र नेता, मैं आपको दोहराता हूं, जो उस लड़ाई को लड़ रहा था उसका नाम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी था, और दूसरे नंबर पर जो संगठन कर रहा था वो सुनील बंसल। दोनों ही नेता इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं है किसी भी तरह का बैलेंस बनाने के लिए। और दिल्ली की बातें जो जनता में चर्चा आती है कि भाई दिल्ली बहुत नाराज है, दिल्ली बहुत आक्रोशित है, बहुत है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब इस चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश आते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को 100 के 100 नंबर देके जाते हैं और उनकी पीठ थपथपा के चले जाते हैं। तो ये जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, भ्रम में जीते हैं कि भाई योगी मोदी में डिफरेंसेस है। आज ही का उदाहरण है जब मेरठ में प्रधानमंत्री ने इस तरह सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई और कहा कि उनकी सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं है। और सपा के सरकार का जो आतंक था, जो बेईमानी थी, जो भ्रष्टाचार था, जो विकास रुका था, वो सब खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। सारे माफिया जेल में हैं, सब रामराज है, सब चंगा सी चल रहा है। तो ये जो लोग चर्चा करते हैं कि भाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ नाराजगी है, वो मुझे तो समझ में आती नहीं है। ऐसी कैसी नाराजगी है कि प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मंच पर साथ आते हैं तो सिर्फ तारीफ करते हैं। शिव कुमार जी, आपका कुछ तजुर्बा कहता हो तो जरा बताइए, दर्शकों को बताइए, आप स्पष्ट करिए। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं उनका एक अलग रौला है। वो कल भी एक टेम्पो की छत पर बैठ गए और मोदी जी का प्रचार करते दिखे। ऐसे नेता के साथ जनता जुड़ी होती है और देखना यह है कि अब अगला कदम क्या होगा, विधायकों का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, इसकी अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से सवाल करेंगे कि हमें बताइए कि क्या स्थिति है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।